ऐसी ही हॉरर स्टोरी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल कर दें। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो उड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी में निशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाएगी। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था।
10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था, और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया 100 से 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैं सूरज, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज, अरे भाई कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नजारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं, सूरज अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा। खुदकुशी, ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वही खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो, उतरो, वहां से गिर जाओगी। सूरज की आवाज सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी-शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी।
मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज। तभी वह चुड़ैल ने मेरे तरफ देखा और वह जैसे ही देखा मेरा सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सूरज पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़-फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गाँव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मारने के बाद कामी गांव के स्ट्रीट जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विकी था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विकी की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विकी दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं।
सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। रॉकी, विकी, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विकी से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनना क्योंकि लास्ट में कहानी बहुत खतरनाक होता है। तो शुरू करते हैं। यह कहानी 17 साल की जिमी की है जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी।
वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिमी की नजर भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वह अपने कजन रिचा के पास गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, माना कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वही बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपने माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्जस लक्ष्मी की थी। जॉर्जस एक लड़के से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्जस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जस यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जॉर्जस की कहानी बताई तब सभी परिवार वालों को जॉर्जस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्जस के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जॉर्जस की कब्र के साथ गढ़वा दिया।
कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत जरूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए।